रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर रिपोर्ट हुई है और खबर ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोई रात भर राब्ते में रहे और जेडी वेंस जो अमरीकी नायब सदर है उसके साथ रब्ता हुआ, स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर इंचार्ज है, अमरीकी नुमाइंदा है, उसके साथ रब्ता हुआ और अब्बास अरागची जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं उसके साथ भी रब्ता हुआ। ये दावा किया जा रहा है। ये एक्टिविटी क्यों हो रही है? देखें, पाकिस्तान सबसे अजीबोगरीब सिचुएशन में है। ईरान ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है। अब इन दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ और सिर्फ एक सुलह करवाने वाले का होना चाहिए और यही हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ गया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा वैसा दिया हुआ है, हमारे कौमी खजाने का सत्यानाश हो जाएगा। और ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को इतनी सहूलत दी है कि जहां पूरी दुनिया के लिए उसने आपने हुर्मुज़ को बंद किया था, हमारे वहां से शिप गुजरते रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक लड़ाई में जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है खासतौर पे, और अभी तो सारे के सारे जो है वो इसके खिलाफ है, चाहे शिया या सुन्नी है कोई भी है, तो पाकिस्तानी रद्देअमल बड़ा खौफनाक देंगे और उस रद्देअमल को पाकिस्तानी जर्नैलों ने भांप भी दिया। तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है जंगबंदी करवाने की और पाकिस्तान को यही करवाना चाहिए, यही पाकिस्तान का रोल होना चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म हो, पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि खित्ते में कोई भी लड़ाई है उस लड़ाई को रुकवाया जाए। खासतौर पे जब एक मुसलमान मुल्क है, आपका पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो ऐसी सूरत में उसके साथ खड़े होना चाहिए, जंग को रुकवाना चाहिए। अगर आप जंग में उतर नहीं सकते, आप ईरान की तरफ से लड़ नहीं सकते अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, तो फिर आप जंगबंदी करवाइए। तो पाकिस्तान ने जो राब्ते किए हैं वो ईरान के साथ भी किए हैं और अमेरिका के साथ भी किए हैं। एक पाकिस्तान ने अपने तौर पर मुसव्वदा तैयार किया है जो पाकिस्तान को लगता था कि दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। दोनों के साथ ये शराइत शेयर की गई हैं और राइटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने जो फार्मूला एक दिया हुआ है वो लुब्बे लुबाब उसका ये है कि एक तो फौरी तौर पे एक जंगबंदी कर दी जाए, आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। ये जनाब पहली शर्त है कि फौरी तौर पे जंगबंदी कर दी जाए, दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बम नहीं गिरेगा और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। नंबर 2, फिर मुस्तकबिल में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात और उनकी शराइत का तयन किया जाए, जिसमें पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी और साथ ही साथ ये भी लिखा कि ईरान के वाजिबात भी क्लियर किए जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें मुस्तकबिल में होंगी और उनकी गारंटी कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे एक जंगबंदी पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो हो जाए। अब अमेरिका इससे पहले ये कह चुका है कि 48 घंटे की जंगबंदी होनी चाहिए। अमेरिका ने एक दरखास्त की थी ईरान के मुताबिक कि 48 घंटे के लिए जंगबंदी कर देते हैं। इस दरखास्त को ईरान ने मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने कहा था जंगबंदी की कोई जरूरत नहीं, आप लड़ाई लड़ते रहे बेशक, और वो वजह सिर्फ एक ही है, एतबार। ईरान अगर पाकिस्तान के कहने पर मौजूदा हालात में एक बैकफुट पे जाके एतबार कर लेता है और आपने हुर्मुज़ को खोल देता है, तो याद रखिएगा जब दोबारा ईरान आपने हुर्मुज़ को बंद करेगा और जब दोबारा लड़ाई में उतरेगा तो सारा मलबा ईरान पे गिर जाएगा और दुनिया ईरान को यह कहेगी जब जंगबंदी हो गई थी तो दोबारा से ये करने की क्या जरूरत है। तो तब ईरान की बात भी कोई नहीं मानेगा। जब ईरान कहेगा पाबंदियां खत्म नहीं की, वादे पूरे नहीं किए, तो वो फिर जब हाथ से चीज निकल जाए तो निकल जाती है। आलमी सतह पे मामला ऐसे ही चलते हैं। तो ईरान मुस्तकबिल की पेशबंदी कर रहा है। वो ये जानता है कि अगर अभी वो पीछे हट जाते हैं तो बाद में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जहां तक वो आगे बढ़े हैं इसका मलबा सारा का सारा गिर रहा है अमेरिका पे और इसराइल पे, तो ठीक है उन्हीं पे मलबा रहे। आज जो सिचुएशन है उसका बर्डन अमेरिका पे, डोनाल्ड ट्रंप पे और नेतन्याहू पे है। कल जो कुछ दोबारा होगा उसका मलबा ईरानी की आदत में भी बढ़ सकता है। ईरान इस बात को समझता है। देखिए ना, चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर है। वो क्या कहता है? चाइना कहता है कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश ईरान की वजह से नहीं हुई। वो ये कहता है कि यह बंदिश हुई है अमेरिकी और इसराइली गैर कानूनी हमले की वजह से। पहली मर्तबा रशिया बहुत खुल कर बोल रहा है। रशिया ये कह रहा है कि आप होते कौन है धमकियां लगाने वाले, अल्टीमेटम देने वाले। बल्कि रशिया ने ये कहा कि हम ये जंगबंदी करवा सकते हैं, हम किरदार अदा कर सकते हैं। यही बात चाइना ने भी की कि हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन धमकी आमेज रवैया बंद किया जाए, अल्टीमेटम देना बंद किया जाए और कोई लॉजिक के ऊपर आकर बात की जाए। ईरान ने जो मांगा वो बड़ा जायज है। ईरान ने कहा जी कि आप हमारे ऊपर आइंदा कभी हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देंगे आप। दूसरा, आप हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करेंगे। तीसरा, हमारे जो वाजिबात हैं वो भी अदा किए जाएंगे, जो ईरान का हक है वो ईरान को लौटाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उन्होंने मांगी है। 4-5 शराइत ईरान की मंजरें पे आई हुई थी। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इन लोगों के साथ राब्ते में रहे, अमेरिकन और ईरानियों के साथ। ये पाकिस्तान की तौहीन है। हमारा आईन इसकी इजाजत नहीं देता। अवामी शऊर की तौहीन है, अवामी मैंडेट की तौहीन है कि एक फौजी ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान के खारजी मामलात के अंदर मुदाखलत करे। आसिम मुनीर साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें उन मामलात में जिनका मैंडेट उनके पास नहीं है। ये पाकिस्तान की बतौर एक रियासत तौहीन है जो पाकिस्तान के फौजी ऑफिसर अपना हलफ तोड़ के बार बार करते हैं। ये काम किसी अवामी मुंतखब नुमाइंदे को करना चाहिए था, या किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को करना चाहिए था जो वजारत खारजा से मुंसलिक है, या वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्हें यह काम करना चाहिए था। ये काम आसिम मुनीर साहब का है नहीं। आज अगर काम निकल भी जाता है या थोड़ी वावाकारी हो भी जाती है तो तारीख कोई अच्छी नहीं बन रही कि जर्नैल पाकिस्तान के खारजी मामलात में
मुदाखलत कर रहे हैं। और ये मुदाखलत नहीं है, ये बहुत पुरानी मुदाखलत है और लंबे अरसे से चलती चली आ रही है। तो इस सिलसिले को कभी तो रुकना है ना, कहीं तो रुकना है। तो ईरान ने जनाब, जो पाकिस्तान ने ऑफर दिया और जो चीजें दी, अब उसके बाद ईरानी सोर्सेज ने कुछ खबरें बाहर निकाली और कुछ खबरें आलमी मीडिया में छप भी गई। वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते ईरानी, वो बहुत समझदार है। वो पाकिस्तान को वापस जवाब देते हुए बड़े मोहतात रहते हैं, और अगर कोई सख्त चीज कहनी होती है तो वो पाकिस्तान को जवाब दिए बगैर अमेरिका को मुखातिब करके कह देते हैं या इसराइल को मुखातिब करते हुए कह देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को ईरान ने वो सारी फैसिलिटीज दी हैं जो किसी भी मुल्क को वो दे सकते थे। उन्होंने कहा जनाब तेल भी ले जाएं, सस्ता तेल ले जाएं, हमसे कुछ चाहिए वो भी ले जाएं, हम आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते, आप हमारे भाई हैं। और अगर कोई नेगेटिव चीज आई भी तो ईरान ने उसको नजरअंदाज किया। तो पाकिस्तान जो है वो इखलाकी नुक्ता नजर से बहुत दबाव में है। ईरान की लड़ाई लड़ नहीं सकता पाकिस्तान, सीरियस जो बात है। पाकिस्तान को लड़ाई नहीं लड़नी, पाकिस्तान को सुलह करवानी है, यही वाहिद ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। तो ईरान ने जनाब साफ इनकार कर दिया कि आपने हुर्मुज़ कभी भी अपनी साबिका हालत में वापस नहीं आएगी। यानी जैसा आप चाहते हैं कि अचानक से आपने हुर्मुज़ खुल जाए, तो वो तो नहीं होगा। वो अपनी साबिका हालत में कभी भी वापस नहीं आएगी, ये ईरान ने कहा। और खास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये उनके स्टेटमेंट का हिस्सा है कि आपने हुर्मुज़ अपनी पुरानी हालत में कभी भी वापस नहीं आएगी, और खासतौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ईरान उन्हें अपना दुश्मन समझता है। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जो गालियां और धमकियां हैं, उनको आलमी सतह पे बहुत अजीबोगरीब किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। यानी अमेरिकी सदर है, बहुत बड़ा ओहदा है उसके पास, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह जो है, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां नफरत अंगेज है। उन्होंने क्लियर दिया, करार दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की गालियों को लेकर अमेरिका के अंदर रद्द-ए-अमल आ रहा है। अमेरिका के अपने सेनेटर्स और सीनियर सियासतदान वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी ज़हनी मरीज है, और एक ज़हनी मरीज के हाथों में अमेरिकन क़यादत जा चुकी है। ईरानी भी इस प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। ईरान की जितनी भी एम्बेसियां हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पे जो सफ़ीर हैं ईरान के, उनकी एक अजीब ड्यूटी लग गई है। वो सारे डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकी हुकूमत को ट्रोल करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने वो मजाक उड़ाया और इस किस्म के खाके और इस किस्म के लतीफ़े बना बना के वो लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ रहा है। नाज़रीन, कुर्दों ने भी एक प्रैंक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। कुर्द, आपको मैं बता देता हूँ, ये इराक और ईरान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। कुछ जो कुर्द है वो ये तुर्की के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। तो ये पूरा कुर्दिस्तान का एक उनका एक ख्वाब है कि उनका अपना एक मुल्क भी अलग से बन जाए, और ये शाम तक रहते हैं। ये कुर्दों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो शाम, तुर्की, ईरान और इराक, इनकी सरहदों के ऊपर एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है, जिसे वो लोग अपनी जुबान में वो कहते हैं कुर्दिस्तान है ये हमारा। तो यहाँ कुर्दों की बहुत बड़ी आबादी है। ये बड़े जंगजू लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, इनके कबाइल बड़े तगड़े हैं। ये जो कुर्द है ना, इनके बारे में एक बड़ी मशहूर शख्सियत है जिन्होंने यरूशलेम फतह किया था। उनका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कुर्द थे और उन्होंने यरूशलेम फतह किया था, और कुर्दों को उनके नाम से जाना भी जाता है। तो अब आपको आइडिया हो गया इनकी कितनी ज़बरदस्त तारीख है और ये कितने तगड़े लोग हैं। बहरहाल, कुर्दों को डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार दिए कि ईरान के अंदर हालात ख़राब किए जाएंगे। कुर्दों ने हथियार लपेट लिए, उन्होंने हथियार ले लिए डोनाल्ड ट्रंप से ये कहकर के जनाब जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद एतराफ़ कर दिया कि हमने कुर्दों के जरिए कोशिश की, लेकिन हमारे साथ प्रैंक हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अरबों रुपए के हथियार लेकर प्रैंक कर दिया कुर्दों ने भी, और अब उनके पास भी हथियार है। तो अमेरिका ऐसे ही दुनिया के अंदर हथियार बांटता रहता है। इसकी वजह से जब हथियार किसी के पास जाता है तो सब एक जैसे लोग तो नहीं होते, फिर मलेशियात बनती हैं, ग्रोह बनते हैं, दहशतगर्दी होती है, ये मामलात बढ़ते हैं। अब ईरान ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ईरान के अंदर से सोर्सेज बता रहे हैं, और बाकायदा कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने इधर उधर रिपोर्ट भी किया है। ये जो एक ऑपरेशन हुआ है ना ईरान के अंदर, डीप इनसाइड ईरान, पहाड़ी इलाकों में, वो कहा जाता है कि ये ऑपरेशन हुआ, एक पायलट को ढूंढ रहे थे अमेरिकन, लेकिन जो इक्विपमेंट वो वहाँ पे लेकर गए थे अमेरिकन, उससे लगता नहीं है कि ये खाली पायलट को ढूंढने का ऑपरेशन है। लेकिन अमेरिकन अपना कोई भी आदमी पीछे छोड़ते नहीं हैं। इसके बारे में अमेरिकन की एक बड़ी मिथ है कि हम अपना आखिरी आदमी भी निकालते हैं मैदान जंग में से, हम किसी को छोड़ के नहीं भागते, अपनी लाशें नहीं छोड़ते। अब उन्होंने एक पायलट को निकाला, इसके ऊपर फिल्में भी बनेगी, कहानियां भी बनेगी, आर्टिकल भी लिखे जाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन वहाँ ईरान में सोर्सेज बता रहे हैं कि ये लड़ाई कुछ और थी, और दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी बहुत बड़ी तादाद में आए थे, और उनके 6 जहाज़ और हेलीकॉप्टर, 6 के करीब जहाज़ और हेलीकॉप्टर उनके जो है वो तबाह हो गए हैं। मलबा उधर ही पड़ा हुआ है, और मलबा छोड़ के वो भागे हैं, बड़ी मुश्किल से लाशें उठा के वहाँ से निकले हैं। ये सिर्फ पायलट की तलाश में नहीं आए थे, वो यूरेनियम की तलाश में आए थे, ये दावा किया जा रहा है। यानी अमेरिका को शायद कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन मिली इस किस्म की कि यहाँ पे यूरेनियम हो सकती है, तो इसको निकाल के हम उठा के अगर ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, पूरी दुनिया को हम रोला डाल देंगे, यूरेनियम भी दिखा देंगे। लेकिन वहाँ पे बड़ी सख्त मज़ामत की जो कबायली थे और ईरानी फ़ौज थी उन्होंने, और उसके नतीजे में वहाँ पे हेलीकॉप्टर और जहाज़ भी तबाह हुए, और फिर अमेरिका को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा। ये ईरान की साइड ऑफ द स्टोरी है कि ये एक अमेरिकी ऑपरेशन था और एक नाकाम ऑपरेशन था जिसमें वो अपनी लाशें लेकर भागे हैं। जबकि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमारा एक फौजी जो कर्नल था एयरफोर्स का, वो वहाँ गिर गया था और उसको उठाने के लिए इजेक्ट किया था उसने अपने आप को,
तो उसको उठाने के लिए वहाँ पे फोर्सेस गई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद और बंदे भी मारे गए, लेकिन उस फौजी को, एयरफोर्स के कर्नल को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। ये दावा अमेरिका की जानिब से है। लेकिन तारीख बड़ी जालिम चीज़ है, हकायक और चीज़ें सामने आ जाएंगी। तस्वीर तो आ गई हैं कि C-130 एक वहाँ पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर गिरे हुए हैं, जहाज़ गिरे हुए हैं, अजीबोगरीब मलबा फैला हुआ है हर तरफ। तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन एयरफोर्स का छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ है वहाँ पे। नाज़रीन, अब जरा पाकिस्तान के अंदर आ जाएं आप। पाकिस्तान में इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब के वकला और फैमिली सुबह सुबह निकले और पहुंचे, अलग अलग जगहों से सारे आ गए, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर आ गए और पता चला जनाब जजेस ही गायब है। अमले से पूछा, रब्ता किया, उन्होंने कहा जी जजेस तो चले गए मीटिंग में। ये कहाँ मीटिंग में चले गए, आज तो तारीख दी हुई थी। उन्होंने कहा जी जजेस मीटिंग में चले गए हैं और मीटिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम के साथ जो सेक्रेटरी है उनका एक मुकालमा भी हुआ। तो इमरान खान की बहन ने पूछा कि आज केस क्यों नहीं सुन रहे, तो सेक्रेटरी ने कहा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अलीमा खानम ने कहा कि कल को समाअत होगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, कल तुर्किश डेलीगेशन आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना, उसकी मेज़बानी करनी है। तो अलीमा खानम ने कहा जी फिर हम तुर्किश मीडिया के पास जाते हैं, उनको जाकर बताते हैं जिनके आप मेहमान बने हुए हैं वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद क्या अगले दिन केस सुन लेंगे। तो इस पे सेक्रेटरी ने कहा जी मैं कुछ नहीं कह सकता, चीफ जस्टिस आएंगे तो वो बताएंगे। फिर इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे बैठ गई, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमें कहा था कि अब मेरी पार्टी को जाकर ये पैगाम दें कि वो क्यों नहीं अदालत से तारीख लेते और तारीख लिए बगैर अदालत से क्यों उठ जाते हैं, तो हम यहाँ बैठे हम तारीख लेकर जाएंगे। वो फिर बैठ गए वहाँ पर, उन्होंने धरना दे दिया। अब वहाँ पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई। इमरान खान साहब के वकला आए, सलमान अकरम राजा साहब आए, सलमान सफदर साहब आए, उन्होंने आकर कहा जनाब ये तो इमरान खान का केस, इसकी औकात ही कोई नहीं है। खुली अदालत के अंदर जब भी ये केस लगेगा, ये केस नहीं ठहर सकता, ये नाइंसाफी है, ये ज्यादा देर नहीं ठहर सकती, लिहाजा अब जजेस केसेस को सुन ही नहीं रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 35 साल से मैंने ऐसा कोई निज़ाम इंसाफ नहीं देखा जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत बना दी गई है। बहरहाल जब दबाव बढ़ा तो अदालत ने यह कह दिया जनाब कल समाअत हो जाएगी और 3 बजे आपको इतला कर दी जाएगी कि समाअत कितने बजे होगी। ये अब तक की इतला है, बाकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर कर दी जाएगी। अंदाजा करें इनकी जजों की तकारीब चल रही हैं, जजों की डेलीगेशनों के साथ मुलाकातें चल रही हैं। और भाई तुम लोगों को रखा यहाँ पे इंसाफ देने के लिए, कौम पैसा देती है इंसाफ के लिए, तनख्वाह मिलती है, मुराद मिलती है इंसाफ देने के लिए। अदालत के अंदर बैठो, बैठकर इंसाफ दो। कितने ही लोग जबरी तौर पे लापता हैं, कितने ही लोगों का हक मारा गया है, कितने ही मजलूम बेचारे जेलों के अंदर बंद हैं, कितने लोगों का मालो दौलत माफिया खा गया है, सरकार ने कितना लोगों का जीना हराम किया है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अदालत को काम करना है, लेकिन अदालत और जजेस सिर्फ अपनी मुराद इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी इंसाफ देने के लिए मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आवाम को ये कफ़ायत शारी का कह रहे हैं और खुद करोड़ों के इश्तिहारात रोज़ाना की बुनियाद पर लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो या हुक्मरान जमातें हो, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप आसिफ अली जरदारी का प्रोटोकॉल देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी का देख लें, बिलावल जरदारी का देख लें, शहबाज शरीफ का या उसके वज़रा का देख लें, और सबसे बढ़ के अगर आप मरियम नवाज़ का देख लें, क्योंकि उसके दिमाग में एक कीड़ा है कि मेरे से ज़्यादा प्रोटोकॉल किसी का नहीं होना चाहिए। ये भी तो एक खबत होता है ना, मेरे से अच्छे कपड़े किसी के ना हो, मेरे से अच्छे जूते किसी के ना हो, मेरे से अच्छी शक्ल किसी की ना लगे, मेरे से ज़्यादा प्रोटोकॉल किसी का ना हो, और दुनिया में सबसे पहले, दुनिया में सबसे आगे, पाकिस्तान में पहली मरतबा, ये इस किस्म के नारे इनके होते हैं। हालांकि टके का इन्होंने काम नहीं किया जब से इनको इक़्तिदार मिला है। सिर्फ अगर ये एक डाटा जारी कर देना और बता दें कि इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस का खर्चा कितना था और आज कितना है, तो इनकी कफ़ायत शारी का पोल खुल जाएगा। सिर्फ ये डाटा जारी कर दें कि उस्मान बुज़दार के दौर में वज़ीर आला हाउस का खर्चा कितना था और आज कितना है, तो इनकी कफ़ायत शारी का पोल खुल जाएगा। ये भी मालूम करवा लें कि ऐवान सदर का खर्चा आरिफ अलवी के दौर में कितना था और आज आसिफ अली जरदारी के दौर में कितना है, तो इनका ये भी पोल खुल जाएगा। और तवज्जो इनकी कहाँ पे, बदला लेने पे, इससे बदला लो, उससे बदला लो, उसको गायब करो। अब मूसा विर्क, उनको भी गिरफ्तार कर दिया, गायब कर दिया, बल्कि या बेशुमार कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, उनको बार बार उठा लिया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, जबरी तौर पर लापता रखा जाता है। नसीम शाह बेचारा एक क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए उसने नाम रोशन किया है, एक तेज तरीन बॉलर है पाकिस्तान का, बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, पाकिस्तान को उसने मैचेस जितवाए हैं। अब उस नसीम शाह के ऊपर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से उनको बाहर कर दिया गया। बहाना क्या है जी, साइड इंजरी हो गई, बस इंजर्ड हो गया, बेचारा बोल ही नहीं सकता बंदा। थोड़ा सा पहले कुछ और खिलाड़ी उनके बारे में कहा अनफिट हो गए, वो खिलाड़ी कहीं और मैचेस खेल रहे थे, वो कहते जी हम तो फिट है, हमें तो खुद साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि कुछ पर्चियां थी, उनको साथ लेकर जाना था बांग्लादेश में खेलने के लिए। तो बांग्लादेश में पर्चियों को खिलाने के लिए जो रियल प्लेयर है पाकिस्तान के, उनको छोड़कर चले गए पाकिस्तान में, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ खेल रहे थे और बहाना बनाया हुआ था जी इनको इंजरी हो गई। अब एक ट्वीट जिसका डिस्क्लेमर भी जारी किया और ये कहा नसीम शाह ने कि मैंने नहीं किया हुआ, जिस बंदे के पास मेरा अकाउंट था उसने कर दिया, उसको निकाल भी दिया, उसके ऊपर मादरत भी कर दी। लेकिन आप अंदाजा करें ना कि ये जो ईगो है ना, ये सेटिस्फाई नहीं होती जब तक कि ये दफन ना कर दे मुखालिफ सोच को। ये एक मार्शलिज्म
है। जिस तरह की पैदाइश नवाज शरीफ की हुई सियासत में, बिल्कुल उससे बुरी पैदाइश मरियम नवाज की हुई है सियासत में। जिस वक्त इनके पीछे से बूट निकल जाएंगे ना, जिन तस्वों के साथ ये लटके हुए हैं वो इनके हाथों से छूट जाएंगे, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये निशाने इबरत बन जाएंगे। इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। अवाम तो इनसे पहले ही नफरत करती है, और आप देखिएगा जिस वक्त बूट इनके पीछे से निकल गया तो ये अवाम के बूटों के निशाने पे होंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।